नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स मैगजीन के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो न्यूज़ शामिल किया गया है वो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे चर्चा की जाएंगी। ठीक है, ये जो ऑलरेडी जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स मैगजीन से हम कवर अप करेंगे और ये आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस के अंतर्गत आप जो है आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हों या फिर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। अगर आप इस मैगजीन को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है उनमें आपके करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपको छूटेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न, सारी चीज़ें, सारे यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मैगजीन है और इसके अंतर्गत हर एक मुद्दे को, हर एक इश्यूज़ को समाहित करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर अप करेंगे और लास्ट में हम इसके अंतर्गत काफ़ी सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ प्रतिदिन फुल पत्ती वाली क्लासेस पर आधारित प्रश्न एवं व्याख्या। ठीक है, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। पहले इस मैगजीन को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम उस लेक्चर पे आएंगे, उस टॉपिक पे आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन और उसके उत्तर को हम देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्ट जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि सारे PDF हमारे वहीं पर अपलोड किए जाते हैं। तो चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इसके अंतर्गत जो पहला न्यूज़ है दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है यहाँ पे कि 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का क्या किया, उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों, ये हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये हावड़ा रेलवे स्टेशन से डिजिटल रूप में ये संचालित किया। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कहा जाता है कि वंदे भारत, तेजस, हमसफ़र जैसी आधुनिक रेलगाड़ियाँ जो हैं वो भारत में ही बनाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी देश की तकनीक को हम यहाँ पे और किसी देश के साझा प्रयास से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ये देश में ही बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कोलकाता मेट्रो की जोका एक्सप्लेनेड मेट्रो परियोजना के जोका तारातला खंड का भी शुभारंभ किया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, आप एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं तो कहा जा रहा है लोकायुक्त विधेयक 2022, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ये विधेयक है और ये कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो कहा गया है दोस्तों कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त के दायरे में लाता है। कौन लाता है? ये विधेयक। ठीक है, ऐसा करने वाला, इस प्रकार के विधेयक पारित करने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं इस विधेयक का, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका प्रावधान ही आपको याद रखना है कि प्रावधान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ों को आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे प्रावधान को। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसके अंतर्गत कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे ही आप उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। उसके लिए एक प्रॉपर बहुमत चाहिए। वो बहुमत होगा जो महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्य हैं। ठीक है, कम से कम 2/3 सदस्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होगी इसके लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये भी कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा या किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसके प्रावधान हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई जज शामिल होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत अधिकतम 4 सदस्य होंगे जिसमें 2 न्यायपालिका से संबंधित होंगे।
ठीक है। किसी उच्च न्यायालय या वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस लोकायुक्त में शामिल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कहा जा रहा है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पे रखी है? तो कर्नाटका के देवनहल्ली जगह का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का उद्देश्य है पुलिस बलों के कार्य करने की प्रणाली को और अधिक सुगम बनाना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे नारकोटिक्स से मामले आते हैं, जाली नोट से संबंधित उनके पास चुनौतियाँ रहती हैं, उन्माद फैलाने वाले संगठन से संबंधित बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, आतंकवाद से जुड़ी समस्याएं, ऐसे महत्वपूर्ण चुनौतियां जो हैं पुलिस के सामने होती है। इनसे निपटने के लिए क्या किया गया है कि विभिन्न बलों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए इन संस्थानों के माध्यम से संवाद, संगोष्ठी और सहयोग महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में अगर हम देखें तो अभी 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान ऑलरेडी स्थापित हैं। कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। जयपुर में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है, गाजियाबाद में है और कोलकाता में है। तो ये ऐसे चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है जुआरी ब्रिज गोवा। देखिए जुआरी ब्रिज गोवा जो है दोस्तों, ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पे? गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबी केबल वाले, देखिए केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जुआरी ब्रिज कहाँ? तो गोवा में। ये तो आपको याद रखना ही है। किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। और यह केबल वाले, देखिए केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहा जाता है कि अगर इस ब्रिज के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना होती है तो उनके परिजनों को, जो लेबर वहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं, तो उनके परिजनों को क्या दिया जाएगा? एक मुआवजा भी दिया जाएगा। 2 लाख रुपये प्रति परिवार उनको दिए जाएंगे। अगर किसी प्रकार का आपदा आता है, किसी प्रकार का मिसहैपनिंग वहाँ पे होते हैं, तो उनको जो है श्रमिकों को क्या दिया जाएगा? 2-2 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर हम जुआरी ब्रिज की बात अगर हम करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि यह 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ मिलाकर के अगर हम देखें तो 13.20 किलोमीटर लंबे सड़क 3 चरणों में बनाई गई है, ठीक है। इसका जो शुभारंभ हुआ था, काम करने का जो शुरुआत हुआ था, वो जून 2016 में शुरू हुआ था। और कहा जाता है कि देश का सबसे लंबा, देखिए सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना है। और ब्रिज की जो लंबाई है वो 1344 मीटर है और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 20.8 मीटर है, ठीक है। तो थोड़ी से फैक्ट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसके अंतर्गत एक चीज़ और ध्यान रखिए। कहा जाता है कि भारत में जो शीर्ष 5 जो सबसे लंबे पुल हैं उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि सबसे लंबा जो है वो है हमारा डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया। दूसरा है दिबांग रिवर ब्रिज, 6.20 किलोमीटर लंबा है और 2018 में इसका उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी सेतु की अगर हम बात करें तो 5.75 किलोमीटर लंबा है और 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। बांद्रा वर्ली सी लिंक की अगर हम बात करें दोस्तों तो 5.57 किलोमीटर ये लंबा है और उद्घाटन 2009 में किया गया था। बोगीबिल ब्रिज की अगर हम बात करें तो 4.94 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई। और इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 2018 में हुआ है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम एक एक चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है उसका। तो आप इन चीज़ों को हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ पर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक, ठीक है। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक जो है दोस्तों, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इससे जो है क्या किया जा रहा है? निर्माण इसका किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो दोनों विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें ब्रिटिश सेना में जो है 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा थी और उनके बलिदान जो हुए उन्होंने दिया, उनके नाम पर उनको मान्यता देने के लिए जो है कहाँ पे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शहर में स्मारक बनाई जा रही हैं, ठीक है। ग्लासगो सिटी काउंसिल ने इस योजना से जुड़े आवेदन को सशर्त मंजूरी दे दी है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इससे केल्विन ग्रो आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम के पास निर्मित किए जाने वाले इस स्मारक के डिजाइन को अंतिम रूप
का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये मान के चलें कि आपसे जो है जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बीपीएससी 69वीं की तैयारी कर रहे हों, या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप हरियाणा पीसीएस या फिर आप राजस्थान पीसीएस, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम एक देख रहे हैं, ताकि आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कहा जाता है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत, देखिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट्स का संचालन किया गया। ठीक है, कहा जाता है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि यह फैसला जो है सरकार ने अपने दम पर नहीं लिया। यह फैसला ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 77 के प्रावधान 3 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बर्मिंघम में, देखिए बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कुछ इतिहास नहीं है। ऑलरेडी जो है बर्मिंघम में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहाँ पे भारत ने जो है न्यूजीलैंड को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और जून 2023 में, देखिए जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह मनाया जाएगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि अगले साल चीन में एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण भी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ई स्पोर्ट्स को गेमिंग शब्द के तहत क्लब न करने के लिए क्या कर रही है, लड़ रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स का, तो ई स्पोर्ट्स होता क्या है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है। ठीक है, इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है। इसमें दर्शक वीडियो गेमर्स को एक आभासी वातावरण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं। ठीक है, इस स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग के उदाहरण की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत आ जाता है काउंटर स्ट्राइक, लीग ऑफ लेजेंड्स, ओवरवॉच, फोर्टनाइट और डोटा 2। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑनलाइन गेमिंग का। ठीक है, तो आप चीज़ों को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 3 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। और कहा जा रहा है कि यह सत्र जो है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, जिसने इस वर्ष को अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आईएससी का इस वर्ष का जो मुख्य विषय है वो क्या है, थीम क्या है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये क्या है दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का क्या है, थीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि इस 5 दिवसीय आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दे पर चर्चा की गई। और इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि इस आयोजन का जो मुख्य आकर्षण केंद्र जो था वो मेगा एक्सपो, देखिए मेगा एक्सपो प्राइड ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा जाता है कि इस आयोजन में प्रतिभागी महिलाओं को स्टेम शिक्षा की बात की गई, जिसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, STEM, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, इसकी शिक्षा की बात की गई। इसके अंतर्गत जो है अनुसंधान के अवसरों और आर्थिक भागीदारी तक समान पहुंच प्रदान करने के तरीके खोजने के प्रयासों के साथ साथ शिक्षण की बात की गई। अनुसंधान और उद्योग के शीर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के तरीका पर चर्चा की गई और ऐसे विचार विमर्श किए गए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो है जो इस सत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की गई वो एक महिला विज्ञान कांग्रेस की बात की गई। ठीक है, एक किसान विज्ञान कांग्रेस की बात की गई, एक बाल विज्ञान कांग्रेस की बात की गई, एक जनजातीय बैठक का आयोजन भी किया गया, विज्ञान और समाज पर, और एक विज्ञान संचालक कांग्रेस पर आधारित बहुत सारे ऐसे सत्र का आयोजन किए गए। ठीक है, कहा जाता है कि पहली भारतीय कांग्रेस, देखिए विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो वर्ष 1914 में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट
न्यूज पे हम आएँ तो कहा जा रहा है यहाँ पे एशियाई प्रशांत डाक संघ, एशियाई प्रशांत डाक संघ की यहाँ पे बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 से भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम अगर बात करें, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर 2022 के दौरान, देखिए अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं आपू कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ का महासचिव पद संभाल रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू एकमात्र का, देखिए यूपी यूनियन का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसका लक्ष्य जो है, इस संस्था का जो लक्ष्य है वो है डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देना और सुधार करना है, ठीक है। कहा जाता है कि यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें एशियाई प्रशांत डाक संघ की तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना का जो है प्रस्ताव 1961 में मनीला में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान रखा गया था और फाइनली 1 अप्रैल 1962 को यह लागू हो गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड ध्यान रखना है। कहा जा रहा है यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। कहा जाता है 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने के लिए यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, ठीक है। यूरो को अपनाने वाले से क्या होगा कि यात्रा, व्यापार करना सरल हो जाएगा तथा विदेश जाने वाले क्रोएशियाई लोगों के लिए मुद्रा विनिमय की परेशानी भी दूर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है 27 देशों का समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो कहा जाता है कि इस संघ के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब जो है क्रोएशिया जो है नवीनतम 20वां राष्ट्र बना है जिसने यूरो को क्या किया है, अपना आधिकारिक मुद्रा बना लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि यूरो अपनाने वाला 20वां देश, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है, तो क्रोएशिया याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 18वीं राष्ट्रीय स्कॉट गाइड जम्बूरी, ठीक है। कहा जा रहा है कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्कॉट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, तो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इस समारोह की अध्यक्षता जो है किसने किया, तो इस समारोह की अध्यक्षता जो थे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने किया। और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी शांति के साथ प्रगति, ठीक है। अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जम्बूरी में भारतीय छात्रों के साथ बांग्लादेश, घाना व मलेशिया के स्कॉट गाइड भी शामिल हुए, ठीक है। इसके अंतर्गत बात करें तो कुल 35,000 स्कॉट गाइड शामिल हुए और जम्बूरी के रोहट में 220 हेक्टेयर जमीन भी उपलब्ध करवाई गई है। वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। राजस्थान स्कॉट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी मिली है राजस्थान को, ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है इससे पहले 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी मिली थी, किसे, राजस्थान को, वर्ष 1956 में, ठीक है। कहा जाता है कि इसके लिए, इस राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए क्या कि राजस्थान के अंतर्गत जो बजट पेश किया गया था 2022-23 का, उसमें जो है उसके जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत 7 दिवसीय जम्बूरी में बहुत सारी चीज़ें पे प्रतियोगिता कंपटीशन आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्टेट द्वार, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर
एक्टिविटी जैसी कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आए, यहीं पर हम थोड़ा सा और देखें तो कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि 17वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन जो है वो मैसूर कर्नाटक में 19 दिसंबर 2016 से 4 जनवरी 2007 तक किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं संविधान पार्क का। ठीक है, कहा जाता है कि जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहा जाता है कि जो संविधान पार्क का जो निर्माण है ये राज्यपाल कलराज मिश्र के पहल पर राजभवन में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय और स्कॉट गाइड जम्बूरी की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। तो 24वीं विश्व जम्बूरी जो है अमेरिका में कब 22 जुलाई से 2 अगस्त 2019 में किया गया और इसका थीम था अनलॉक ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 25वीं विश्व जम्बूरी प्रस्तावित है कहाँ, तो दक्षिण कोरिया में है और ये कब होगा, तो 1 अगस्त से 12 अगस्त 2023 में आयोजित किया जाएगा और इसका जो थीम होगा ड्रॉ योर ड्रीम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट में आ जाएं तो कहा जाता है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, काफ़ी चर्चा में रहने वाला। तो कहा जाता है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये गोवा में है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। और कहा जाता है यह दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल, देखिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण जो है दोस्तों ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, कहा जाता है कि इसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया है। तो आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। ठीक है, कहा जाता है कि चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश बन गया है। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाले विश्व का जो पहला देश है वो जर्मनी था। ठीक है, कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है इसकी अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। काफ़ी बड़ी वो अचीवमेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और इस ट्रेनों की जो छत पर जो है हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन से मिलने पर यह H2O यानी पानी बनाता है। ठीक है, इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है और इंजन किसी तरह की आवाज़ नहीं करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन जो है भारत का, इसके अंतर्गत हरियाणा में सोनीपत जिंद के 89 किलोमीटर रेलवे मार्ग पर देश में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। भारत में भी ऐसी पहले की जा रही हैं। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के अंतर्गत जो है हरियाणा में सोनीपत जिंद के 89 किलोमीटर रेलवे मार्ग पर देश में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है सियोम पुल। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे बन रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर बन रहा है, तो सियोम नदी पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो कहा जाता है दोस्तों कि अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियोंग जिले तुतिंग इनकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सेना की वाहनों में जाने में दिक्कत होती है, हथियारों को जो है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहाँ तक पहुँचाने में दिक्कत आती है, तो इससे क्या हो जाएगा, निजात मिल जाएगा। ठीक है, यह पुल जो है 100 मीटर लंबा है और यह सियोम नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो वहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं उनके जो है ट्रेवल में भी, आवाजाही में भी इससे मदद मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है भारत की तरफ से। कहा जाता है भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। और कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ता तैनात थी के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। ठीक है, 2 अधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ में 25 अन्य रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये भी याद रखिए कि सूडान के अवैध क्षेत्र में इस दस्ते को तैनाती की गई है और इसके अंतर्गत कहा जाता है इस दस्ते को उत्तर तथा दक्षिण के बीच जो टकराव हो रही है वहाँ पे सीमा पे, ठीक है, तो सीमा की निगरानी कार्य ये संभालेंगी और मानवीय सहायता प्रदान में ये सुविधा पहुँचाने का भी कार्य करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो कहा जाता है ताड़ के पत्तों का विश्व का
देखिए, ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। किससे? तो ताड़ के पत्तों का। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है इस संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोची की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है। ठीक है। संग्रहालय में पांडुलिपियों के अलावा कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है। इसमें त्रावणकोर की वीर राजा निजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था, उसका भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है दोस्तों, यह संग्रहालय 300 साल पुरानी इमारत में स्थित की गई हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। कहा जा रहा है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है पहली अंडर वाटर मेट्रो। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है किस नदी के अंदर बनाया जा रहा है? तो हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। इसका निर्माण जो है दोस्तों कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया जा रहा है और इसकी लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 120 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। ठीक है। सुरंग बनने के बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज 45 सेकेंड में तय करेगी। ठीक है। कहा जाता है कि कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह बताया है कि भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है। और हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि यह सुरंग नदी के तल से 13 मीटर और ज़मीन से 33 मीटर क्या है? नीचे है। और भारत में बन रही यह सुरंग सॉल्ट लेक के IT हब सेक्टर 5 को हावड़ा मैदान के पूर्वी हिस्से से जोड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो है ये आपका मैगजीन देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस की मंथली मैगजीन। उसके अंतर्गत हमने लगभग 10 से 12 न्यूज़ को शामिल किया है। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से हम चीज़ों को कवर अप करेंगे ताकि पूरे मंथ के न्यूज़ जो हैं इसके माध्यम से आपके कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए फ्री स्टडी 94। और भी ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। लूसेंट की भी क्लासेस जल्द आने वाली है। ठीक है। तो लूसेंट की क्लासेस 69वीं BPSC के लिए टारगेट करके हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।